हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वाले टॉपिक को ही फर्दर एक्सटेंड करते हुए रियलाइज्ड यील्ड मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स regarding the rate of return on their investment in the company share कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। तो जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि एक कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने रिटर्न्स को लेके कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस को मेज़र कर पाना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको एक्यूरेटली मेज़र नहीं किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। और ना ही कंपनी की जो फ्यूचर अर्निंग्स होती हैं या फ्यूचर डिविडेंड्स होते हैं उनको हम एक्यूरेटली मेज़र कर पाते हैं या एस्टिमेट कर पाते हैं, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें होती हैं मींस डिविडेंड और जो कंपनी की अर्निंग्स होती हैं वो भी बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि कंपनी की अर्निंग्स या कंपनी के डिविडेंड्स को इफ़ेक्ट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उन दोनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनको एक्यूरेटली मेज़र कर पाना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो रियलाइज्ड यील्ड मेथड होता है वो उनकी शॉर्टकमिंग्स को पूरा करता है, तो हम इस मेथड को उन चारों मेथड के ऊपर प्रायोरिटी देते हुए इसको हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, दिस मेथड अज्यूम्स दैट द शेयर होल्डर वुड एक्सपेक्ट द सेम रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर एज दे हैव रियलाइज्ड इन द पास्ट। तो हमारा ये जो मेथड है इसकी एक जो मेन अजम्पशन है वो ये है कि इसका मानना है कि जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे वो उतना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे जितना कि वो पास्ट में रियलाइज कर रहे थे। मींस अगर किसी भी पर्सन को 10% के रेट से पास्ट में डिविडेंड की पेमेंट रिसीव हुई है तो इन फ्यूचर भी उसको 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो डिपेंड करती है पास्ट पे, जिसको बेस बनाया जा रहा है उसके फ्यूचर के लिए। Hence, as per this method, actual average rate of return realized by the shareholder in the past is applied to compute the cost of equity. इसलिए इस मेथड के अंदर जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो जो एक शेयर होल्डर ने पास्ट में मनी रियलाइज की या फिर रिटर्न्स रियलाइज किए, उसी चीज़ को हम बेस बनाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए। टू कंप्यूट द रियलाइज्ड यील्ड इन द पास्ट, both dividends received by the shareholder in the past as well as the appreciation in the value of shares are considered. इसलिए जो कंपनी होती है रियलाइज्ड यील्ड मेथड के अंदर इक्विटी की कॉस्ट को असरटेन करने के लिए पास्ट में जितने डिविडेंड शेयर होल्डर ने रिसीव किए उसे प्लस में जो उनकी वैल्यू में एडिशन हुआ या जो भी एप्रिसिएशन आया उन दोनों चीज़ों को कंसिडरेशन देती है। अब इस मेथड के हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन है नो सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ फर्म। ये बोलते हैं कि कंपनी के पास जो रिस्क कॉम्प्लेक्शन है, कंपनी का जो रिस्क है उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा जो कि उनको इफेक्ट करे। सेकेंड पॉइंट है शेयर होल्डर्स वुड फील सेटिस्फाइड इफ दे अर्न सेम रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर विच दे हैव अर्न इन द पास्ट। ये बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स ने पास्ट में जितना रिटर्न हासिल किया था अगर फ्यूचर में भी उनको उतना ही रिटर्न मिले तो वो सेटिस्फाइड फील करेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए लेके ही क्या चल रहे हैं, हमारे जो पास्ट अर्निंग्स है उसी को बेस बना रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि पास्ट जितना फ्यूचर में मिलेगा तो शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड ही फील करेंगे। और नेक्स्ट अजम्पशन इज shareholder expect to earn the same rate of return as the realized yield even if they invest elsewhere. अभी जो हमारी थर्ड अजम्पशन है वो क्या कहती है कि शेयर होल्डर हमारी कंपनी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उनको जितना दे रहे हैं मीन्स पास्ट में जो उन्होंने गेन किया था उतना ही फ्यूचर के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनका मानना ये है कि अगर सेम मनी को वो किसी और जगह भी इन्वेस्ट करें तो भी उनको इतना ही अमाउंट रिसीव हो सकता है। नो सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर। और ये बोलते हैं क्योंकि कंपनी का जो रिस्क कॉम्प्लेक्शन है ना तो उसमें कोई चेंजेस आ रहा है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उतना प्रोवाइड भी कर रही है जितना कि वो पास्ट में उनको प्रोवाइड कर रही थी, तो यहाँ पे जो कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइसेस होंगे उस पर भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यूली इश्यूड इक्विटी शेयर्स। तो देखिए,
जब भी कंपनी कोई भी नए शेयर्स इशू करती है तो हम कभी भी ये चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते कि कंपनी जितनी भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसको पूरी का पूरा हासिल कर सकती है या रियलाइज़ कर सकती है। इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि जब भी नए शेयर्स को इशू किया जाता है तो इशू के टाइम पे हमारी कुछ कॉस्ट इनकर होती है, जिसको हम शेयर इशू एक्सपेंस के नाम से, ब्रोकरेज के नाम से, फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से, किसी भी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज होती हैं उसमें हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि जब भी नए शेयर्स को इशू किया जाएगा तो जो फेस वैल्यू कंपनी लेना चाह रही है उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हमने इनकर किए इशू के टाइम पे, उन सभी को रिड्यूस कर दिया जाता है, उन सभी को डिडक्ट कर दिया जाता है। तो कंपनी को उतना अमाउंट नहीं मिल पाता जितना कि उनकी ओरिजिनल फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू होती है। इसलिए ये बोलते हैं इन ऑर्डर टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू इशू, फ्लोटेशन कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड, तो वो क्या करते हैं कि जो उसके एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होते हैं, जैसे कि एक शेयर का एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है 10 रुपीज़, लेकिन उसको इशू करने पे 1 रुपीज़ की हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई, तो 10 रुपीज़ जो हमने लिए उसमें से एक तो खर्च ही कर दिया, बचे कितने 9 रुपीज़। तो कम ये क्या बोलते हैं कि जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उसको मार्केट प्राइस में से डिडक्ट कर दिया जाता है। और जैसे हमने अपने प्रीवियस 4 मेथड्स किए थे और वहाँ पे हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे, यहाँ पे वही मार्केट प्राइस रिप्लेस कर दिया जाता है एनपी मीन्स नेट प्रोसीड्स के साथ। तो हमारे पास फॉर्मूला वही 4 रहेंगे। क्वेश्चन में गिवन जो भी हमारे पास थिंग्स होती है या फिर क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास डिविडेंड यील्ड मेथड में था वो था D1 डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे जो हमारा मार्केट प्राइस है वो किससे रिप्लेस हो गया, एनपी, दैट इज योर नेट प्रोसीड्स। तो हमारे पास आ गया डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फॉर्मूला जो ग्रोथ के केस में हमारे पास था उसमें भी यहाँ पे प्राइस हुआ करता था, प्राइस की जगह यहाँ पे क्या आ गया, नेट प्रोसीड्स। तो जो डिविडेंड यील्ड मेथड था उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाके हमने P0 को रिप्लेस कर दिया NP के साथ। सेम अगर क्वेश्चन में हमें डिविडेंड की बजाय हमारी अर्निंग पर शेयर या अर्निंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम वहाँ पे अर्निंग यील्ड मेथड को यूज़ करते थे, और यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, सेम चीज़ को यूज़ करेंगे, बस वहाँ पे हम करते थे EPS डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पे क्योंकि हम अपने रियलाइज्ड यील्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, NP ले आएंगे उस P0 की जगह पे। सेम हमारा ग्रोथ वाले फॉर्मूला में अप्लाई होता है कि EPS डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में ग्रोथ रेट। अब हम करते हैं इसका एक इलस्ट्रेशन। X Limited is considering to raise fund by issuing 5 lakh new equity shares of ₹100 each at a premium of ₹20 per share। तो जो फेस वैल्यू है शेयर की वो है 10 रुपीज़ और प्रीमियम है उस पर 20 रुपीज़, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट रिसीव होगा वो है 30 रुपीज़। द इशू एक्सपेंस विल बी ₹1 पर शेयर। तो 30 में से 1 रुपया हमें खर्च करना पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली जो हम रिसीव कर पाएंगे वो है 29 रुपीज़। द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट द रेट ₹4 पर शेयर कॉन्स्टेंटली। तो ये बोल रहा है कि कंपनी जो है लगातार कितने रुपए की पेमेंट करती है डिविडेंड के रूप में, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना है। फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमें डिविडेंड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम डिविडेंड वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला है D1 अपॉन में NP मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिविडेंड हमारे पास 4 हो गया। नेट प्रोसीड्स मैंने बताया कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन या इशू एक्सपेंस, तो 10 रुपीज़ दैट इज फेस वैल्यू प्लस में 20 रुपीज़ दैट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस 1 रुपीज़ जो कि तुम्हारा इशू एक्सपेंस है। तो हमारे पास नेट प्रोसीड्स आ गए 29 रुपीज़। अब जो चीज़ें हमें चाहिए थी डिविडेंड एंड नेट प्रोसीड्स दोनों कैलकुलेट कर लिए, तो इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड करेंगे। तो डिविडेंड दैट इज 4 डिवाइडेड बाय ₹29 दैट इज योर नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट करने पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है 13.79%। It was all about today's video. Thank you.